हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2024 को टारगेट कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए मैं पर डे आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर आ रहा हूँ, जिनमें से आज हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक ज़रूरी चीज़ और याद रखें, हम लोगों ने सेट 1 में करीब 1 से लेके 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब आज हम लोग सेट नंबर 2 के अंदर 51 से लेके 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, आज एक टारगेट बड़ा है 100 क्वेश्चन का, तो उसको भी हम हासिल करते हैं। एक ज़रूरी चीज़, भैया मेरे वीडियो के अंदर इधर उधर की फालतू बातें नहीं होती हैं, तो भैया प्लीज़ बस वही बच्चे मेरे वीडियो पर बैठे हैं जो वाकई एसएससी स्टेनोग्राफर को एग्ज़ाम को देने के लिए सीरियस हैं, जो अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, जिनके घर में कुछ कमी है उस कमी को वो पूरा करना चाहते हैं। बस वही बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए। अदरवाइज़ भैया अगर आपको किसी तरह का कोई कॉमेडी या कुछ चाहिए तो भैया प्लीज़ किसी दूसरे चैनल पे चले जाइए। मेरे यहाँ पर केवल एग्ज़ाम रिलेटेड ही बात होती है, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस पे बात होती है, एग्ज़ाम पे आने वाले टॉपिक पे बात होती है, इधर उधर की फालतू बकवास नहीं होती है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैं करवा चुका हूँ, ये पिछले वीडियोस में आप जाके चेक कर लीजिएगा। मैं अभी क्वेश्चन नंबर 51 से डायरेक्ट जंप करूँगा। मैं ये यहाँ 30 हुआ, ये देन 40 हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ तक मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ मैं। अब आज 51 क्वेश्चन से मेरा डिस्कशन होने वाला है सेट नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रिया आस्क्ड आर यू फीलिंग फाइन। कभी भी बेटा क्वेश्चन मार्क आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क की वजह से क्या आता है, इफ आता है। तो रिया की जगह रिया, आस्क्ड की जगह आस्क्ड रहने वाला है। टोल्ड का यूज नहीं होगा, आस्क्ड का यूज रहेगा, आस्क्ड का यूज रहेगा। अच्छा, यहाँ पर या मी आएगा या हर आएगा, इसमें से किसी एक चीज का फैसला करना पड़ेगा। तो देखिए, रिया ने पूछा आर यू फाइन, रिया ने पूछा क्या तुम ठीक हो, यानी किससे पूछा, मुझसे पूछा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हर वाला कंसेप्ट है ये तो हो गया, हटा दीजिए। अब एक और ज़रूरी चीज़ इसके अंदर, मी आएगा, मी आएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या आएगा, इफ आएगा, इफ आएगा, ठीक है। आई की जगह आई आएगा, ठीक है। आर यू फीलिंग, रिया ने किससे पूछा, मुझसे पूछा। यहाँ पे क्या तुम ठीक हो, यानी कि कौन ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे तो आई आएगा ही आएगा, ये तो ठीक है, आएगा ही आएगा। वाज की जगह वाज आ रहा है। इज एम आर किस में बदलता है बेटा, वाज या वर में। फीलिंग, फीलिंग हो गया, फाइन, फाइन हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। ध्यान रखें, कोई भी अगर आपके पास में इनडायरेक्ट स्पीच आ जाए, सभी में फुल स्टॉप का यूज करना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा, 52 में आपको पैराग्राफ अरेंजमेंट करना है और पैराग्राफ अरेंजमेंट करने के लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। देखिए, इसमें से पहले देखिए कौन सा ऑप्शन सेम है, ए, ये क्या रहा है, डी, इसको आप हटा दीजिए। ए वाले ऑप्शन को पिकअप करना है। किसको पिकअप करना है, ए को। देखो कैसे होगा, सानिया, ये स्टार्टिंग सेंटेंस है और ये एंडिंग सेंटेंस है, ठीक है। सानिया आस्क्ड पीयूष हाउ ही हैड फेयर्ड इन द एग्जाम वीक बिफोर, ठीक है। और उसके बाद में सानिया ने पीयूष से पूछा कि उसने किस तरीके से एग्जाम को उसने संपन्न किया था, या किस तरीके से उसने अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया। अब वहां से उसके बाद में कौन बताएगा, पीयूष बताएगा। पीयूष ने क्या कहा, पीयूष देन रिक्वेस्टेड सानिया नॉट टू टॉक अबाउट। पीयूष ने सानिया से बोला कि इसके बारे में चर्चा ना करें। अब उसके बाद में इस स्टेटमेंट में देखिए, सानिया वांटेड, पीयूष ने मना कर दिया कि तुमसे चर्चा नहीं करो, लेकिन सानिया चाहती थी, वांट टू नो द रीजन फॉर हिज रिक्वेस्ट। सानिया उसके रिक्वेस्ट को जानना चाहती थी। फिर क्या आएगा, फिर आएगा नंबर 3 पॉइंट। पीयूष सेड, पीयूष ने कहा ही हैड डन वेरी बैडली एंड अफ्रेड दैट ही वुड नॉट क्लियर द एग्जाम। वो एग्जाम में किस तरीके से असफल हो गया उसके बारे में अब पीयूष बता रहा है कि उसने बहुत खराब किया है पेपर और वो अपने परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा। नंबर 4 आ जाएगा, सानिया एक्सक्लेम दैट दिस वाज ए फुलिश फियर। सानिया ने बोला कि ये तुम्हारा एग्जाम का एक झूठा डर है। शी न्यू पीयूष वाज हार्ड वर्किंग बॉय एंड वुड डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम। क्योंकि सानिया जानती थी कि पीयूष क्या एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का है और वो डेफिनेटली अपने एग्जाम को क्रैक करेगा। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 53। अगेन देखिए, आपको क्या बताना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो फॉर्मूला देख लीजिए, अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास में आ जाए वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, आईएनजी लग जाता है जिसमें,
सिंग का सिंगिंग हो जाना, डांस का डांसिंग हो जाना। तो बनाते समय वाज वर्ब के नीचे तो वाज वर्ब रहेगा, इस फोर्थ फॉर्म को हटा के लगाएंगे बीइंग। तो देखो इसमें आईएनजी लगा है और फिर देन थर्ड फॉर्म आएगी। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे वाज वर्ब आ रहा है और फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो आपको क्या चाहिए, वाज वर्ब के साथ में बीइंग चाहिए। तो पहले तो बीइंग ढूंढना चालू करो। यहाँ पे बीइंग आ रहा है, वाज वर्ब के साथ में बीइंग आ रहा है, इसको थोड़ा होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर वर्ब के साथ बीइंग आ रहा है, इसको भी होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर इज बीइंग आ रहा है और हैड बीइंग आ रहा है, ये दो तो कैंसिल हो गए। अब देखिए द इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग कितना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। आगे देखिए 54 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भैया देखिए ये एक नया फ्रेज आया है टॉफी नोज्ड, ये इससे पहले नहीं पूछा गया, ये स्टेनो के अंदर 2000 ये 12/10/2023 वाले डे पर ये पूछा गया था। मिस्टर अविनाश इज वेरी नाइस एंड फ्रेंड, मिस्टर अविनाश क्या है, बहुत ही अच्छे हैं और मित्रवत हैं, फ्रेंडली हैं। बट हिज ब्रदर इज वेरी टॉफी नोड, लेकिन उसका भाई कैसा है। देखिए ये फ्रेंडली है तो ये प्लस बात है, बट उसका भाई कैसा होना चाहिए, नकचड़ा होना चाहिए। टॉफी नोज का मतलब क्या, नकचड़ा व्यक्ति हो। तो देखिए अ पर्सन हु नेवर ट्रस्ट अनदर, जो किसी पे भरोसा नहीं करता हो, नहीं। हु इज एरोगेंट, घमंडी और क्रूअल हो, नहीं। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज इंटेलिजेंट एंड परफेक्ट, नहीं। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज ऑफ हाई क्लास, ऐसा व्यक्ति जो सोचता है जो बहुत ऊंचे वर्ग का है, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, एंड लुक्स डाउन ऑन द पीपल ऑफ लोअर क्लास, और जो लोअर क्लास के पीपल हैं उनको वो नीची नज़रों से देखता है, तो ऐसा व्यक्ति ऑप्शन नंबर 4 कहलाएगा टॉफी नोस्ट, है ना। तो मतलब धन संपत्ति के अहंकार में आकर अपने आप को हाई क्लास का समझता है और दूसरे को लो क्लास का समझता है। 55 पर आइए, 55 क्या कह रहा है। 55 में अगेन आप एक चीज नोटिस कीजिए, पहला ऑप्शन देखिए ए, ऑप्शन देखिए सी। अब आपको क्या करना है, जब ए और सी की बात हो रही है तो उसमें से पहले चलिए मैं ए को ही पढ़ के देखता हूँ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूरोपियंस वर लुकिंग अ फास्टर मेथड टू रीच द इंडिया बाय सेलिंग अक्रॉस एंड द डा गामा सक्सीडेड। देखिए ड गामा सक्सीडेड, मैं आपको एक तरीका बताऊं, पहले व्यक्ति का पूरा नाम आता है फिर छोटा नाम आता है। जैसे मैंने बोला मोहनदास करमचंद्र गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी एक महान नेता थे। फिर मैंने बोला कि एम के गांधी ने गरीबों की सहायता की। जब मैंने पहले बोला तो मोहनदास करमचंद्र गांधी बोला, पूरा नाम बोला। जब अगली बार मैंने बोला तो मैंने क्या बोला, एम के गांधी। तो पहले लॉन्ग फॉर्म आती है फिर शॉर्ट फॉर्म आती है। यहाँ तो किसी के नाम की शॉर्ट फॉर्म आ रही है, ये तो नहीं हो सकता, तो ए तो हो गया कैंसल। सी से सेंटेंस शुरू हो सकता है, वास्को डगामा, देखो पूरा नाम आ रहा है। वास्को डगामा वाज द पुर्तगीज नेविगेटर हु सेल्ड फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। वास्को डगामा एक क्या थे, पुर्तगाली से वो थे, नेविगेटर थे, मार्गदर्शक थे। वो नाविक के नाव के द्वारा कहाँ से आए, यूरोप से कहाँ पहुंचे, इंडिया पहुंचे। नंबर 1 सेंटेंस। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब वास्को डगामा यहाँ आ गए तब क्या सिचुएशन बनी, इसके बाद में आएगा बी। एट द दैट टाइम, उस समय, गोल्ड, स्पाइसेस एंड अदर वैल्यूएबल्स आर वैली अवर हाईली वैल्यूड इन यूरोप। यूरोप में उस समय सोने की, मसालों की और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। उसके बाद में आएगा ए। ड्यूरिंग द पीरियड, उस समय यूरोपियन वर लुकिंग फॉर अ फास्टर मेथड टू रीच इंडिया बाय सेलिंग अक्रॉस अफ्रीका एंड द डगामा सक्सीडेड। उस समय यूरोप के लोगों को एक तेज रास्ता चाहिए था, एक शॉर्टकट रास्ता चाहिए था जिससे वो भारत तेजी से पहुंच सके और अफ्रीका से होते हुए वो सीधा तेजी से डगाम पहुंच सके, जिसमें कौन फेमस हुआ था, वास्को डगामा ने रास्ता ढूंढ पाया था। हाउएवर, हालांकि दे हैड टू ट्रेवल अ वास्ट डिस्टेंस बाय सी एंड लैंड टू रीच देम इन एशिया। उनको क्या करना पड़ता था, एक बड़ा सागर पार करते हुए तब जाके एशिया में आना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ सी द अनदर वन, एक्टिव पैसिव वॉइस आपको बताना है। बेटा देखिए जब भी कभी आपके पास में यहाँ पर एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या चाहिए, यहाँ पर वाज वर्ब के साथ में चाहिए थर्ड फॉर्म। क्या चाहिए, वाज वर्ब के साथ में। देखिए ये आ रही है सेकंड फॉर्म, यहाँ पर हैड आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इज आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जरा ये देखिए, आई, आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट जब इस साइड पे जाएगा तो किस में बदलेगा, मी में। यहाँ क्या आ रहा है, यू, ये गलत है।
आई का क्या बनता है, मी। तो यही वाला ही प्रॉपर आंसर होगा अगर सब चीजें चेक करोगे तो। क्लियर। Now comes to the 57. Now if you see the question number 57, it is related with the antonym. ये किससे जुड़ा हुआ है, एंटेनिम से जुड़ा हुआ है। My favorite dash deface of his home in the large farm house style kitchen. अच्छा, डिफेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बिगाड़ देना, स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का आकार हो, यानी कि शेप हो। जैसे 3D सुना है, डायमेंशन शेप हो किसी का। बिल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का निर्माण करना। और फैक्ट का मतलब होता है कोई चीज, तथ्य हो किसी चीज के। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, किसी पे ध्यान लगाना या सम्मान करना किसी को। अभी देखिए, स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ना। उसने किचन को क्या किया, बिगाड़ दिया। अब ये क्या करेगा, उसका निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल। चलिए 58 पर आइए, जल्दी आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन को, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको। पहला लेटर मिल गया तो सारे बन गए। मैं आपको एक चीज बताऊं, 10 से कभी भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता। 10 हमेशा सेंटेंस का लास्ट पार्ट होता है। तो सी तो कैंसिल हो गया, जिससे सी स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अचानक से दे की चर्चा हो रही है। दे एक प्रोनाउन है, इसका मतलब इससे पहले क्या आना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए। अब उस नाउन को ढूंढना पड़ेगा कि क्या नाउन आएगा। दे आता है प्लूरल नंबर के लिए, और हमको ये देखना पड़ेगा कि उनमें से प्लूरल नंबर कौन सा है, किसके लिए ये दे आ रहा है। ठीक है, तो जरा शुरू करें इस सेंटेंस को, इसको सॉल्व करना। वन कैन फाइंड एंड्स एवरीवेयर ऑन अर्थ। हर कोई पृथ्वी पर चींटियों को देख सकता है। तो देयर आर अबाउट 2000 स्पीसीज ऑफ एंड। करीब 2000 चींटियों की प्रजातियां हैं, पहला पॉइंट। डी से सेंटेंस शुरू होगा। दस दे आर कॉल्ड द अर्थ एटमोस्फियर सक्सेसफुल स्पीसीज। इसीलिए उनको अपनी पृथ्वी का सबसे सफल प्राणी माना जाता है। दे कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद ईच अदर। वे आप आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और दे आल्सो, अब आल्सो का यूज किसके लिए किया गया है, इन्हीं चीटिंग के लिए जो आसानी से इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दे आल्सो यूज केमिकल अपॉन द फेरोमोनस टू लीव द फेरोमोनस टू लीव सैंड। दीज सैंड्स ट्रेल हेल्प अदर एंड्स टू फॉलो। भैया वो क्या करते हैं, चींटियों का जो है, चींटियों का दल क्या करता है, एक सैंड छोड़ता है, खुशबू छोड़ता है। उस खुशबू को सूंघते हुए सारी चींटियां एक दूसरे के पीछे चलने लगती हैं। सो हेयर अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। Now if you see here the question number 59 is related with the indirect speech। तो कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। said to हमेशा told में बदलता है। यहाँ पे said to आ रहा है, ये गलत हो रहा है। यहाँ पे asked आ रहा है, ये भी गलत हो रहा है। यहाँ told आ रहा है, यहाँ पे told आ रहा है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में से थोड़ा सा और बैलेंस बनाइए, थोड़ा सा और पढ़िए क्या आंसर बनना चाहिए। देखिए, कभी भी अगर हैज़ हैव आ जाए हमारे पास, अगर डायरेक्ट नरेशन में क्या आ जाए, हैज़ हैव आ जाए, तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम क्या करेंगे वो देखिए। हैज़ हैव आ गया, इसमें बदलते हैं इसको हेड में, इसमें बदलते हैं हेड में। हैज़ हैव आएगा, किसमें बदलेंगे, हेड में। तो हैज़ हैव का हैज़ हैव नहीं रहेगा, इसको हटाइए, क्या बदला जाएगा, हेड में। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। 60 पर आ जाइए। 60 क्या कह रहा है, 60 वाले क्वेश्चन पे लिखा हुआ आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम लिविंग इन लुधियाना। तो ही सैड की जगह पे सैड रहेगा, सैड की जगह सैड रहेगा। यहाँ पे आस्ट, आस्ट को हटाएंगे, सैड की जगह सैड। दैट, फिर दैट, दैट। इज एम आर हमेशा बदलता है किसमें, वाज या वर में। तो यहाँ पे देखिए इज आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। इज एम आर बदलता है वाज या वर में, यहाँ पे हैज बीन आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे इज एम आर किस में बदल रहा है, वाज या वर में बदल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पर आइए। 61 में क्या बताना है आपको, 61 में आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहले तो देख लीजिए क्या दिया हुआ, द ऑडियंस, ऑडियंस सब्जेक्ट हो गया। लाउडली, ये एक एडवर्ब हो गया। चीयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। द स्टूडेंट्स लीडरशिप्स, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक चीज़ ज़रूरी, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सेकंड फॉर्म बदलती है वाज या वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलती है पेसिव वॉइस बनाते समय। ये एक्टिव वॉइस है, ये पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, हमको पेसिव वॉइस ढूंढना है।
तो पहले तो देखिए वाज या वर वाली स्टेटमेंट देख लीजिए किस किस में आ रहा है। सर वाज यहाँ पे आ रहा है, इसको होल्ड करके रखिए। यहाँ पे भी वाज आ रहा है, इसको भी होल्ड करके रखिए। यहाँ पर वाज आ रहा है, इसको भी होल्ड करके रखिए। अच्छा देखिए, वाज के साथ में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आ रही है, अभी चेक करते हैं। वाज के साथ में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये तो हो गया कैंसिल, सेकेंड वाला। यहाँ पे वाज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, इसको अभी होल्ड करके रखेंगे हम। दे ऑल चीयर्ड, ये सेकंड फॉर्म आ रही है, ये भी हो गया हमारे पास में कैंसिल। यानी हमको एक आइडिया मिल गया कि दूसरा और तीसरा तो हो गया हमारे पास में कैंसिल, और उसके रीजंस भी मैंने आपको बता दिए। अब हमारे पास में कौन सा बचा है, हमको देखना है थर्ड और फोर्थ वाला, कि भैया थर्ड और फोर्थ कैसे काम करेगा। फर्स्ट और थर्ड में से चेक करना है, सेकंड और फोर्थ तो कैंसिल हो गया। अब इसको अगर आप चेक करेंगे, सॉरी फोर्थ कैंसिल हो गया था और सेकंड कैंसिल हो गया था। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट, द स्टूडेंट लीडर्स स्पीच, द स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है। लीडर्स में एपोस्ट्रोफी एस लगना था, ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि सारी चीज़ों को मैच करेगा। क्लियर। 62 पर आइए। 62 क्या कह रहा है बेटा, 62 में ध्यान रखेंगे, एप्रेहेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की लेकर आशंका होना। क्या होता, किसी चीज़ की लेकर आशंका होना। बार्बरस का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति काफ़ी बीस्ट हो, यानी जानवर जैसा हो, एनिमल जैसा हो, असभ्य हो। आप इसको कह सकते हैं बर्बर बोल सकते हैं, बार्बस का मतलब बर्बर, मैंने ऐसे ही याद कर रखा था। नेक्स्ट है करेज, करेज का मतलब साहस होता है, यानी ब्रेव, बोल्ड, हीरोइक। मिथ का मतलब होता है कोई काल्पनिक कथा हो ना, कल्पित कथा। फियर का मतलब होता है डर। अभी हमको सिनोनिम बताना है, इसका बताना है सिनोनिम, एप्रेहेंसिव का बताना है। देखिए आशंका का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर डाउट होना, यानी थोड़ा सा मन के अंदर डर होना कि भाई मेरे को थोड़ा सा आशंका है यार, ऐसी आशंका है कि कहीं यही क्वेश्चन नहीं आ जाए, तो यानी कि मन के अंदर हल्का सा डर बैठा हुआ। तो एप्रेहेंसिव का मतलब आशंका या डर से निकाला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63, और 63 में क्या बताना है कि अंडरलाइन किया हुआ है उसको क्लियर करना है। द एक्सेसिव यूजिंग ऑफ पॉकेट कैलकुलेटर कैन सेटिफाई योर कैपेसिटी डू मेंटल कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए अगर बार बार अगर आप पॉकेट कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं तो आपके जो दिमाग की कैलकुलेशन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बिना कैलकुलेटर के फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते। द एक्सेसिव यूजिंग नहीं होगा, द एक्सेसिव यूज ऑफ होना चाहिए पॉकेट कैलकुलेटर का ज़्यादा प्रयोग करने पर, तो यूटिलिटी वाला वर्ड नहीं आएगा। एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना, ये नहीं होगा। यूज्ड ऑफ नहीं होगा, पास्ट टेंस की घटना नहीं है भैया, प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, रेगुलर हैबिट को बता रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 64, और 64 किस तरह के कंटेंट को बताएगा वो देख लेते हैं। बोला गया है 64 के अंदर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, आपको नरेशन चेंज करना। क्लियर। आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, व्हेन विल आई बी अलाउड टू गो टू द चर्च, तो यानी कि ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। और जब क्वेश्चन वर्ड की बात आती है तो हमेशा आस्क्ड वर्ड आता है, प्रेड वर्ड तो हट गया यहाँ से। तो माई सिस्टर की जगह माई सिस्टर आस्क्ड मी, ये ठीक है यहाँ तक। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इसमें केवल डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, दैट नहीं आएगा। सेकंड वाला भी कैंसिल हो गया। दूसरी बात, क्वेश्चन वर्ड आने के बाद में फिर आता है सब्जेक्ट, तो ये शी आ गया, यहाँ पर भी सब्जेक्ट आ रहा है शी। विल का पास्ट टेंस क्या बनता है, वुड बनता है, यहाँ तो विल का पास्ट टेंस विल दिया हुआ, ये गलत हो गया, हमको चाहिए विल का पास्ट टेंस वुड। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्या क्या करेक्शन किया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, क्वेश्चन वर्ड लगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में विल की जगह पे क्या जाएगा, वुड। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। चलिए 65 को करेंगे जल्दी। 65 क्या बोल रहा है, वन शुड सेलिब्रेट एवरी ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब क्या होता है, जीत। हर जीत को क्या करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जीवन में हर जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। अरे आसान है, विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब, अच्छा एंटोनिम्स बताना है बेटा, क्या बताना है, एंटोनिम। तो विक्ट्री का मतलब क्या होता है, विजय होता है, यानी कि जीत होता है। डिफीट का मतलब होता है हार जाना, यानी लॉस हो जाना। माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर, मील का पत्थर। मील का पत्थर है कि मील का पत्थर होता है, आई थिंक मैंने तो मील का सुना है यार, मील का पत्थर होगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब पता ही है, उपकरण होते हैं। अभी मुझे क्या चाहिए वो देखिए,
जीत का मतलब क्या हो गया, जीतना, और डिफीट का मतलब हो गया हारना। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। ना कम्स टू द अनदर वन। देखिए ये एक पैसेज है और आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा। ये जो पैसेज है लंदन आई वाला, आपको एमटीएस के पेपर में भी देखने को मिला है और यही आपको सीजीएल के पेपर में भी देखने को मिला है। हो सकता है शायद सीएचएसएल का पेपर मैंने ठीक से भी चेक नहीं किया, संभावना है कि ये सीएचएसएल में भी आया हो। और देखो अभी आपके सामने स्टेनो में भी है सेम पैराग्राफ। अब इसमें क्या है, क्लोज पैसेज बना दिया। अब हो सकता है इसका पूरा पैराग्राफ वाला पैसेज बना के दे दें ये लोग इस तरीके से। तो बेटा मेरी नज़र में एक ये इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है, आप इसको कर लीजिएगा। अपकमिंग एग्जाम में हो सकता है शायद दोबारा ये दे दें, क्योंकि इतने एग्जाम में तो ये बता चुके हैं। देखिए द लंदन आई फॉर्मली नोन एज द मिलेनियम व्हील। लंदन आई को पहले क्या बोला जाता है, मिलेनियम व्हील बोला जाता था। वाज ऑफिशियली कॉल्ड द ब्रिटिश एयरवेज लंदन आई, और ऑफिशियली उसको क्या बोला जाता था, ब्रिटिश एयरवेज लंदन आई बोला जाता था। देन द मर्लिन एंटरटेनमेंट लंदन आई, फिर उसको क्या बोला गया, मर्लिन एंटरटेनमेंट लंदन आई बोला गया। द लंदन आई इज अ जाइंट फेरी व्हील। ये क्या है, मेले के अंदर आपने ऐसा वाला झूला देखा है, ऐसा बड़ा सा झूला रहता है, वो वाला झूला है ये। फेरी व्हील्स इज सिचुएटेड, अब कहाँ पे स्थिर है वो देखिए, इज सिचुएटेड, किस पर सिचुएटेड है वो देखिए, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर थेम्स इन लंदन। लंदन में जो थेम्स नदी है उसके किनारे पर यह स्थित है। इंग्लैंड, अब देखिए यहां तक तो आपको बताना था आंसर, और क्या हो गया आपका आंसर, ए डी फॉर दिल्ली हो गया। क्या लग गया इसके अंदर आंसर आपका बेटा, डी फॉर दिल्ली इसका आंसर आपने लगा दिया। ठीक है, अब आगे वाले पार्ट पर आइए, अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 67 पे देखिए, अब 67 क्या कह रहा है। एक्चुअली जो पैसेज था, ये जो पैसेज दिया होता है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा देखें, देखिए मैं कहाँ तक पहुँचा था, नंबर 1 में कहाँ तक पहुँचा था मैं, रिवर्स लंदन बोला गया, रिवर्स थेम के किनारे पर है, तो यहाँ तक पहुँच गया था। सिंस 20 जनवरी 2011 इट इज़ ऑफिशियली नेम EDP एनर्जी लंदन आई फॉलोइंग अ 3 years स्पॉन्सरशिप डील। तो बोला गया है कि इसको फिर क्या बोलने लगे, EDP बोल रहे थे इसको, एक स्पॉन्सरशिप थी 3 साल की EDP के द्वारा। द डैश स्ट्रक्चर इज 135 मीटर टॉल एंड द व्हील वाज डायमीटर 120 मीटर और 394 फीट। द फेयरी व्हील्स, अब ये ध्यान रखेंगे इस पे क्या हुआ है, द डैश स्ट्रक्चर, अब क्या बोला गया है, ये स्ट्रक्चर कैसा था, बताइए भैया कैसा था ये स्ट्रक्चर, क्या ये कोई उपाय था, उपाय तो नहीं होगा। एंटायर, एंटायर का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, पूरा। जेनरस, क्या ये स्ट्रक्चर कृपालु था, उदार था, नहीं भैया उदार भी नहीं था, तो ये दो तो कैंसिल ही हो गए। डिसेप्टिव, क्या ये छलपूर्ण था, ये धोखे से भरा हुआ था, नहीं धोखा भी नहीं था। वो क्या था, ये पूरा स्ट्रक्चर, मतलब जो इतना बड़ा विशाल का स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर कितना है, 135 मीटर टॉल है। अब आगे देखिए, द फेरी व्हील्स विच इज़ द लार्जेस्ट इन यूरोप, जो फेरी व्हील यूरोप में सबसे लंबा है, क्लेम्स टू बी द मोस्ट पॉपुलर पेड टूरिस्ट डैश इन द यूनाइटेड किंगडम। और इसको क्या माना जाता है, टूरिस्ट का सबसे पसंदीदा, सबसे ज़्यादा खर्चालू, यानी लोग आते हैं इस पर खर्चा करते हैं, व्हील में झूलते हैं, माना जाता है। तो क्या माना जाता है, क्या ये आकर्षण माना जाता है, अट्रैक्शन माना जाता है, आकर्षण, क्या एक समझौता है, ये कोई डील है, नहीं भैया कोई डील तो नहीं है। क्या इमरजेंसी है, ये नहीं है। जंक्चर, जंक्चर का मतलब होता है अवसर, क्या ये कोई अवसर माना जाता है, अवसर नहीं माना जाता। क्या माना जाता है इसको, आकर्षण का केंद्र माना जाता है, बड़ा झूला है सब लोग देखने आ रहे हैं, आकर्षण का केंद्र। इट इज़ विजिटेड बाय ओवर 3.5 मिलियन पीपल एनुअली, वार्षिक रूप से 3.5 मिलियन लोग आते हैं इसको देखने के लिए। वैन इरेक्टेड इन 1999 इट वाज द टॉलेस्ट फेरीज व्हील इन द वर्ल्ड, जब 1999 में इसको बनाया गया था तो दुनिया का सबसे बड़ा फेरी व्हील था। अंटिल डैश फर्स्ट बाय द 160 मीटर स्टार ऑफ द नागचेंग इन 2006। देखिए हमेशा रिकॉर्ड टूटते हैं। उसके बाद में नागचेंग के अंदर 2006 में स्टार ऑफ नागचेंग नाम का एक झूला है जो 2006 में बनाया गया था। देन द 165 इन सिंगापुर, फिर उसके बाद में सिंगापुर में 165 मीटर का बनाया गया है इन 2008 इन द गिवन। तो देखिए लगातार सबसे पहले 1999 में बनाया गया था फेरी, वो थोड़ा छोटा था, फिर उससे बड़ा आ गया 2006 में, फिर 2008 में आ गया।
तो देखिए क्या हुआ, इससे क्या हुआ, क्या मोल भाव हुआ, नेगोशिएशन किया भैया, मोल भाव, कोई सब्जी वब्जी खरीद रहे थे, नहीं हुआ। सरपास, सरपास का मतलब क्या होता है, किसी चीज से अधिक होना। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं होल्ड करके रखता हूँ, हो सकता है यही स्थिति हो। डिसबर्स का मतलब क्या होता है, किसी का भुगतान करना। क्या पैसों का भुगतान हुआ था इसमें, कोई भुगतान करना, पैसों के भुगतान जैसी तो कोई बात ही नहीं थी। एडवांस यानी कि क्या करना, विकसित करना। तो हाँ देखिए, विकसित तो किए जा रहे थे झूलों का, लेकिन उससे ज़्यादा क्या हो रहा था, उनकी हाइट को बढ़ाया जा रहा था। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा आंसर सही होगा, क्योंकि सरपास हमेशा हाइट के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइट को अप एंड डाउन किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। 7 पर आ जाइए। डैश बाय अ फ्रेम ऑन द साइड वन द आई इज डिस्क्राइब द टॉलेस्ट, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट कैंटिलीवर्ड ऑब्जर्वर व्हील। देखिए, इसको दुनिया का सबसे बड़ा झूला माना गया है था, और इस झूले पे जो भी आदमी झूलता था तो वो दुनिया के कई सारे नज़ारे, जब झूला ज़्यादा ऊंचा हुआ तो ज़्यादा एरिया दिखाई देता था। तब ऐसी स्थिति में क्या होता था इनके साथ में, क्या उनको आवश्यकता थी, रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता थी किसी चीज़ की। अब क्या उसको हम लोगों ने श्रेय दिया था, दुनिया का सबसे बड़ा झूला देने का, कि सबसे बड़ा श्रेय दिया था, उस समय दिया था, लेकिन बाद में और भी बड़े बड़े झूले आ गए। कंज्यूम मतलब उपभोग करना, क्या झूले को हमने खा लिया था, क्या उसका उपभोग किया था, उपभोग करना या उपयोग किया, नहीं भैया ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब समर्थन करना। तो देखिए, समर्थन करना, ये जो फ्रेम है ये कैसी है, ए फ्रेम है, कैसा डिजाइन है, ए फ्रेम डिजाइन है। देखो ये झूला है, ये झूले पे ए बना दिया, इस फ्रेम से टका हुआ, तो ये ए फ्रेम डिजाइन है। इस झूले को किस चीज का सपोर्ट है, ए फ्रेम डिजाइन का सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। ये कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिट नहीं आएगा, सपोर्ट आएगा। झूले को ए फ्रेम का सपोर्ट है, फिर झूला झूल रहा है। अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 71 पे। देखिए 71 क्या कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इज एन सिग्निफिकेंट डैश इशू दैट रिक्वायर्स इमीडिएटली अटेंशन। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक ऐसा इशू है जिसको हमको जल्द, जिस पर अटेंशन देना बहुत जरूरी है। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, हानिकारक, क्या होता है, हार्मफुल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, जिसमें लाभदायक, कैसा हो, क्या ये लाभदायक है हमारे लिए, नहीं है, अच्छा हार्मफुल हो सकता है। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवाद, क्या ये विवाद का मुद्दा है, हाँ हो सकता है। एनवायरमेंट का मतलब होता है प्रकृति। तो मेरे हिसाब से ये है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एनवायरमेंटल इशू है, प्राकृतिक आपदा है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर, बाकी हट जाएंगे। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। अब देखिए क्या बोल रहा है, द डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर हैज लीड टू। तो ग्रीन हाउस गैसेज का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, निकलती हैं, रिडक्शन नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसेज कम नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं होता, एक्सट्रैक्शन मतलब प्राप्त करना नहीं, एमिशन यानी उत्सर्जन होना, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पर हो जाएगा 72 का ऑप्शन। फिर बोला गया है हैज लीड टू, द एटमोस्फेयर हैज लीड टू अ डैश। तो ये एटमोस्फेयर क्या कहता है, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड। प्रकृति के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, औसत तापमान बढ़ रहा है, ये इस चीज को बढ़ाता है, क्या करता है, तापमान को बढ़ा रहा है। तो क्या है, इनइफेक्टिव, अप्रभावी है, अस्थायी है, टेम्परेरी है, लार्ज है, विशाल है, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। आगे बढ़ेंगे, द फेनामेनन, द फेनामेनन डैश वेरियस एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग डैश वेदर पैटर्न एंड राइजिंग इन सी लेवल। तो बोला गया है कि ये जो फेनामेना है ये क्या करता है, कारण बनता है, कॉजेज बनता है, ये कॉज करता है यानी करता है, ये फेनामेना क्या करता है, कई सारी चीज़ों को प्रभावित करता है, एनवायरमेंट को प्रभावित करता है, इंक्लूडिंग, और किस चीज़ को प्रभावित और करता है, इंक्लूडिंग डैश वेदर पैटर्न इन राइजिंग सी लेवल। मौसम के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उस पैटर्न को भी प्रभावित करता है, और सागर की जो, सागर के अंदर जो सी लेवल बढ़ रहा है उसको भी प्रभावित करता है। तो सारे मीनिंग देखिए। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, पूर्वकालिक, मतलब पहले से अपन ने भविष्यवाणी कर रखी। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थिर, स्थिर हो कोई चीज। कांस्टेंट का मतलब भी होता है स्थिर। इरेक्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अस्थिर। तो मौसम कैसा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण अस्थिर हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर, इरेक्टिक। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 76। अगेन आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक अनसीन पैसेज, एक क्लोज पैसेज दिया हुआ।
नेसेसिटी इज एन डैश फोर्स दैट कंपेल्स। यार इसका आंसर नेसेसिटी इज एन अनप्रेडिक्टेबल फोर्स या इनकन्विंसिबल फोर्स। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, पहले इनकन्सीबल का मीनिंग समझिए, ये क्या होता है, समझ से बाहर। ये क्या होता है, समझ से बाहर हो गया इसका मतलब। इररेजिस्टेबल का मतलब मीनिंग क्या होता है, जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, अप्रतिरोध, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, खिलाफत नहीं करें। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक। और अप्रत्याशित, अनप्रडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, अप्रत्याशित, पता नहीं अब आगे क्या हो जाए इसलिए अनप्रडिक्टेबल है। तो देखिए नेसेसिटी यानी आवश्यकता। आवश्यकता क्या है, एक ऐसी आवश्यकता इररेजिस्टिबल है जिसको रोका नहीं जा सकता। व्यक्ति की आवश्यकताएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, उस पर रोका नहीं जा सकता है। एक आवश्यकता पूरी होती है तो नई आ जाती है, इररेजिस्टिबल। दैट कंपेल अ मैन टू डू थिंग, जो लोग व्यक्ति को कोई काम करने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है। इट्स स्टीयर्स द माइंड, वो दिमाग को क्या करता है, उत्तेजित करता है। सो डैश दैट, अब यहाँ पे एक डिग्री आनी चाहिए और पॉजिटिव फॉर्म में आनी चाहिए। देखिए स्टीयर्स का मतलब होता है भड़काना, तो मैसिवली का मतलब होता है विशालकाय, ये तो आकार के लिए आता है तो ये नहीं आएगा। स्लोली, धीरे धीरे, ये भी नहीं आएगा। स्टीयर का मतलब होता है भड़काना, तो धीरे नहीं भड़का रहे हैं। ग्रेसफुली मतलब अच्छा आकर्षक होता नहीं। वायलेंटली, अगर कोई किसी चीज को भड़काएगा तो क्या करेगा, वायलेंट। कॉज अनरेस्ट एंड कंटिन्यूज अंटिल, अंटिल। देखिए क्या होता है, जब किसी के मन में कोई जिज्ञासा जागती है किसी चीज को प्राप्त करने की, तो उसका दिमाग उसी तरफ पे भागने लगता है, वैसा ही काम करने लगता है, तो वायलेंटली काम करने लगता है वो। अंटिल द नेसेसिटी इज, जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति ना हो जाए। कंसर्न का मतलब क्या होता है, किसी से समझ होना, ये तो नहीं हो सकता, क्या समझ पूरी हो जाए। कमिटमेंट मतलब वादा, ये नहीं पूरा होगा यहाँ पर। परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब करना किसी को, ये भी नहीं होगा। फुलफिल यानी जब तक आवश्यकता की पूर्ति ना हो जाए तब तक उसका दिमाग कंटिन्यू काम करता रहता है। फिर बोला गया है अंटिल नेसेसरी। फिर ये तो हो गया ना, यहाँ तक अपन ने कर लिया है। एज ऑर्डर कम्स आउट, जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं, जैसे ही मन के अंदर कुछ ऑर्डर्स आते हैं, कुछ विचार आते हैं, कम्स आउट डैश क्योस। क्योस का मतलब क्या होता है, शोरगुल। सो डज एन इन्वेंशन आउट ऑफ सम। अच्छा, क्या करेंगे, एज ऑर्डर कम्स आउट, जैसे ही एक ऑर्डर उसके दिमाग में आता है, क्या परफेक्ट केओस मतलब शोरगुल होता है, क्या परफेक्ट शोरगुल होता है, नहीं। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, किसी चीज का परीक्षण करना, नहीं। लीस्ट मतलब कम। अट्टर, अट्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का एब्सोल्यूट यानी पूर्ण रूप से, जब बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, जब बहुत ज्यादा दिमाग में उथल पुथल होती है, तब किसी एक आविष्कार को करने का मन करता है। डज एन एनवार एन इन्वेंशन आउट ऑफ द सम नेसेसिटी। जैसे पहले रोशनी की आवश्यकता, हम लोग पहले दिए घर में जला के रखते थे, दीपक जला के रखते थे, मोमबत्ती जला के रखते थे घर के अंदर, क्यों, बल्ब नहीं थे हमारे पास में। फिर हमको पता चला कि हमको रोशनी की आवश्यकता है, तो फिर हमने क्या किया, बल्ब का आविष्कार किया। तो ये नेसेसिटी तो है, जब भी तो आविष्कार हुआ। ठीक है। एमेटी का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए, किसी से फ्रेंडली होना, मित्रवत होना, ये नहीं होगा। एबिलिटी योग्यता, ये नहीं होगा। एब्सर्डिसिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर गूढ़ता हो, कोई रहस्य की बात हो। और नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, यही हमारा आंसर हो जाए। क्लियर। चलिए, एक और है हमारे पास में 81 से दिया हुआ है। एक मिनट में पानी पी लूँ बेटा, मैं पानी ले आऊँ, पानी नहीं है यहाँ पे। एक मिनट करिए आप लोग, जब तक बोतल उठा लेता हूँ, वाटर बोतल में मेरे यहीं पर ही रखी हुई है। पढ़िए आप लोग, बहुत बड़ा पेपर है बेटा ये। इसमें एक्सप्लेनेशन का काम बहुत ज़्यादा है। देखिए क्या बोल रहा है ये, फायर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन ह्यूमन। आग क्या है, मानव के विकास क्रम का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ह्यूमन डैश, तो मानव के क्या हो गया, आग क्या है, विकास यानी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, विकास। रिसेशन का मतलब क्या होता है, बाजार में मंदी छा जाती है ना, पैसों को लेकर मंदी हो जाना, रिसेशन, ये नहीं होगा। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, तरक्की करना। रिग्रेस का मतलब क्या होता है, पीछे को आना, ये नहीं। रोटेशन मतलब सर्कुलर मोड में घूमना, रोल होना। तो ये तो इवोल्यूशन हुआ था हम लोगों का, ठीक है, विकास हुआ था। द स्टोन एज मैन वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर एंड यूज फायर।
विच प्रोवाइडेड हिम। देखिए, स्टोन एज के अंदर आग का आविष्कार हुआ था जब पहली बार मानव ने क्या किया था, आग का आविष्कार किया था और उसको यूज करना चालू किया था। अब ये आग क्या करती थी, उनको देखिए क्या क्या प्रोवाइड करती थी। आग से उनको क्या मिलेगा बताइए। आग से हमको वार्म नहीं मिलेगा, हॉट नहीं मिलेगा, ठंडी नहीं मिलेगी, हमको गर्माई मिलेगी। ठीक है, हमको आग से क्या मिलेगी, गर्मी मिलेगी। उनको क्या मिलती थी, आग से गर्मी मिलती थी। एंड अ मीन टू कुक फूड, और भोजन पकाने का एक वो माध्यम बन गया था। इनिशियली शुरुआत में ही प्रोड्यूस द फायर बाय रबिंग द टू स्टोन, शुरुआत में पत्थरों को रगड़ कर आग को बनाया गया। एंड द डैश बिटवीन टू स्टोन जनरेटेड फायर, और जब पत्थर को आपस में रगड़ा जाता था तो क्या निकलती थी, आग निकलती थी। तो जब आग निकलेगी तो क्या कोहेंशन होगा, कोई संगठन बनेगा, किसी चीज का कोई ग्रुपिंग होगी, सुसंगठन नहीं बेटा। स्मूथनेस, क्या स्मूथनेस की वजह से पत्थर में आग लगेगी, कभी नहीं लगेगी बेटा। अगर दोनों पत्थर सिलपट होंगे तो कभी आग नहीं लगेगी। रिट्रैक्शन का मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना। ठीक है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। एक ही बचा है, फ्रिक्शन, यानी घर्षण होगा। जब पत्थरों के बीच में घर्षण होगा तभी आग निकलेगी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। बट दिस वे, लेकिन इस प्रोसेस में, दिस प्रोसेस वाज वेरी डैश, ये प्रोसेस कैसा था, क्या अनकंटेनेबल था, क्या ऐसा प्रोसेस था जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके। हाँ भाई, प्राप्त तो किया जा सकता था, तो ये तो होगा नहीं। कंट्रोलेबल, जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे, अपने नियंत्रण में ला सकते थे, नहीं बेटा। कभी कभार आग ज़्यादा भी लग सकती थी, कम भी लग सकती थी। मैनेजेबल का मतलब, मैनेजेबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मैनेजमेंट करके रखना, क्या प्रबंधनीय था, नहीं। ये था कम्बरसिम। कम्बरसिम का मतलब क्या था, जटिल। काफ़ी जटिल प्रोसेस था आग को लगाना, काफ़ी देर तक पत्थर को रगड़ रहे हैं तब जाके आग लगती थी। एंड ही वांटेड टू डिस्कवर द लेस लेबोरियस, वो कोई ऐसा रास्ता चाहते थे जिससे उनको कम मेहनत लगे, प्रोड्यूसिंग फायर। फॉर दिस ही हैड फर्स्ट प्रिजर्व द फायर, उसको उन्होंने क्या किया, आग को संरक्षित करना सीखा कि आग को कैसे बचाया जाए। ही डिस्कवर अ फायर बैंड एंड कैरीड इट इन एवरीवेयर, वो क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, जैसे एक बार आग लगा ली तो उन्होंने क्या किया, जैसे किसी कोयले के अंदर आग लग गई, अब वो क्या करेंगे, उस कोयले को सुरक्षित रखेंगे। फिर जब भी अगली बार आग लगानी होगी तो उस कोयले के माध्यम से दूसरी जगह आग लगा देते थे। वो कुल मिला के वो कोयला लाइटर की तरह काम करता था उनके लिए, है ना। फिर जैसे ये वाला कोयला बुझ गया तो अगला कोयला उन्होंने सिलगा के रख लिया, तो फिर अगले पे काम करेंगे। दिस डिस्कवरी लीड टू द इन्वेंशन ऑफ द टॉर्च, और इस डिस्कवरी से क्या हुआ, टॉर्च का आविष्कार हुआ। एंड लैंप्स, लैंप्स बने। दैट कुड बी यूज्ड फॉर डैश, एंड डैश कुड बी यूज फॉर, अब उसका प्रयोग किसके लिए किया जाने लगा, आग से हमको क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, यानी इल्यूमिनेशन। रोशनी, क्या अंधेरा मिलता है, नहीं। डलनेस, कमजोरी मिलती है, नहीं। कोई कंफ्यूजन मिलती है, नहीं। इल्यूमिनेशन यानी कि हमको क्या मिलती है, रोशनी मिलती है। तो उनको क्या मिल रही थी, उससे रोशनी भी मिल रही थी, आग भी मिल रही थी। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि आग का आविष्कार गलती से हुआ है, गलती से नहीं हुआ, आग का आविष्कार जानबूझकर ही हुआ और एक प्रोसेस है। ठीक है, अब भैया आ जाइए हमारे पास में अनसीन पैसेज, और अब इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब करीब 15 क्वेश्चन आएंगे अनसीन पैसेज के, तो मैं थोड़ा स्पीड में अनसीन पैसेज को पढ़ दूँ। एक अनसीन पैसेज बड़ा आता है, तो देखिए ये बड़ा वाला अनसीन पैसेज है जिसको मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इस अनसीन पैसेज को पढ़ता जाता हूँ, आप जस्ट मेरे को सुनते जाइए। Cyber crime refers to the any illegal activity and that involve the use of the technology and computer network. साइबर क्राइम क्या होती है, गैर कानूनी आपराधिक गतिविधि होती है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। As technology continues to the advance and the more people depend on it for their daily lives and the threat of the cyber crime becomes more prevalent. जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो लोग टेक्नोलॉजी पर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, और जिसके कारण साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। साइबर क्राइम्स कैन कैरी आउट वेरियस टाइप्स ऑफ द अटैक्स इंक्लूडिंग हैकिंग, फिशिंग, रैंसम अटैक एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। साइबर क्राइम की वजह से कई सारे अटैक हो रहे हैं, जिनमें से हैकिंग एक है, फिशिंग है, लोगों की जो निजी जानकारियां हैं वो चोरी की जा रही हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द साइबर क्राइम इज हैकिंग। एक जो कॉमन फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैकिंग होती है। वेयर आर साइबर क्रिमिनल गेन्स द अनऑथोराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। साइबर क्राइम में क्या होता है, हैकिंग में क्या होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर के, जो दूसरे कंप्यूटर पर कब्जा कर लेता है उसको हैक कर लेता है।
दिस टाइप ऑफ द अटैक कैन बी पर्टिकुलरली डिवास्टेड, ये अटैक क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, एज इट कैन गिव द हैकर एक्सेस टू द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज द फाइनेंशियल डेटा एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और भैया बहुत नुकसान होता है इससे, क्या क्या नुकसान होता है, पर्सनल डेटा हमारा इधर उधर हैक हो जाता है, ठीक है। साइबर क्राइम आल्सो बी यूज एज मेलवेयर, मेलवेयर का भी यूज होता है टू इनफिल्ट्रेट सिस्टम एंड स्टील इंफॉर्मेशन एंड कॉज डैमेज टू द नेटवर्क। मेलवेयर में क्या होता है, सिस्टम के अंदर घुसेंगे, जानकारी को चुरा लेंगे और चुराने के बाद में उस नेटवर्क को खराब कर देंगे, ये होता है मेलवेयर। फिशिंग, फिशिंग इज अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ द साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व ट्रिकिंग पीपल। फिशिंग में क्या होता है, लोगों के साथ छल किया जाता है, इनटू द प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन द लॉगिन कार्डिनल्स। कैसे किया जाता है, आपका जैसा कोई एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड की पिन चोरी कर ली और उसके बाद में आपको फ़ोन करके बोला जा रहा है कि भाई साहब ओटीपी बताइए, तो ये जो स्थिति होती है क्या आती है, फिशिंग में। साइबर क्राइम विल ऑफन क्रिएट अ फेक साइबर वेबसाइट ईमेल्स दैट लुक लेजिटिमेट टू कन्विंस द यूजर टू गिव अप देयर इंफॉर्मेशन। साइबर क्राइम में क्या होता है, वो ज़्यादातर नकली आइडिया बनाते हैं, नकली वेबसाइट बनाते हैं और लोगों को कन्विंस करते हैं अपनी जानकारी देने के लिए। दीज अटैक्स कैन बी इफेक्टिवली बिकॉज दे कैन आल्सो बी टारगेटेड पीपल ट्रस्ट इन द लेजिटिमेट बिजनेस और इंस्टीट्यूशन। भैया ये क्या करते हैं, ये अटैक बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं किसी बड़े बिजनेस में। अब आगे अगली स्टोरी रैनसम की। रैनसम अटैक्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली prevalent in recent year where the cyber crime is used malware to lock a victim's computer। रैनसम में क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, विक्टिम का जो कंप्यूटर है उसको लॉक कर देते हैं या फाइलों को लॉक कर देते हैं अंटिल अ रैनसम इज पेड, जब तक कुछ उनको धनराशि नहीं दी जाएगी। रैनसम का मतलब क्या होता है, फिरौती या वसूली करना, फिरौती मांगना, तो तब तक ये क्या करेंगे, कंप्यूटर की फाइल को नहीं देते हैं। दिस टाइप ऑफ अटैक कैन बी पर्टिकुलरली डैमेजिंग द बिजनेस, खासकर बिजनेस को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एज इट कैन रिजल्ट इन मेजर लॉस्ट, रिजल्ट इन रेवेन्यू डैमेज द रेपुटेशन एंड डिसरप्शन ऑफ द ऑपरेशंस। भैया इसके कारण क्या होता है, रेवेन्यू का नुकसान होता है, हमारी रेपुटेशन का नुकसान होता है और ऑपरेटर को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास में आइडेंटिटी थेफ्ट इज अनदर मेजर फॉर्म ऑफ द साइबर क्राइम। आइडेंटिटी थेफ्ट भी क्या है, एक अलग एक और है बड़ा मेजर कारण है साइबर क्राइम का, वेर साइबर क्रिमिनल स्टील समवंस पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एक्सेस फाइनेंशियल अकाउंट, अप्लाई फॉर क्रेडिट्स एंड कमिट फॉर अदर क्राइम इन देयर नेम। क्या होता है, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड ले लिया, तुम्हारे आधार कार्ड पे जाके क्या किया, कोई दूसरे कागज बनवा लिए, है ना, तुम्हारे आधार कार्ड पे जाकर ड्राइविंग लाइसेंस, मान लीजिए तुम्हारे आधार कार्ड पे जाके एक अकाउंट खुलवा लिया, बैंक अकाउंट खुलवा लिया, जैसे स्कॉलरशिप में हुआ करता था, बच्चे स्कूल में 50 बैठ रहे हैं, मान लीजिए एक स्कूल में 500 बच्चे हैं, तो 500 में से केवल मान लीजिए 400 लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन ये क्या करते हैं, बीएड डीएड वाले 400 को सीधा 500 में कन्वर्ट कर देते हैं, 500 के 500 बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, ठीक है, और ये पैसे की चोरी होती है, सरकार को बहुत नुकसान होता है। देखिए योग्य आदमी को पैसा पहुंचे तो ठीक है, अयोग्य आदमी के पास पैसा पहुंचे तो वो खराब होता है। तो दिस कैन बी पर्टिकुलरली डैमेजिंग इंडिविजुअल्स एंड इट कैन बी टेक मंथ्स ईयर्स एंड फुली रिकवर टू डैमेज। और जब ये डैमेज होता है तो कभी कभार पूरा महीना लग सकता है, कई वर्ष लग सकते हैं डैमेज को रिकवर करने के लिए। साइबर क्राइम इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड दैट इफेक्ट इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट अलाइक। देखिए निजी तौर पे भी नुकसान होता है, बिजनेस में भी नुकसान होता है और गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है साइबर क्राइम से। इट कैन कॉज द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस, डैमेज रेपुटेशन, डिसरप्शन टू द डेली लाइफ। इससे निजी जीवन में प्रतिदिन हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। टू कॉम्बेट, इनसे लड़ने के लिए, साइबर क्राइम से लड़ने के लिए इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, इंक्लूडिंग यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट, बीइंग कॉशियस एंड ओपन ईमेल एंड क्लिक लिंक्स। देखिए अब पहले साइबर क्राइम्स की कारण बता दिए कैसे कैसे होते हैं, अब उसकी सुरक्षाएं बताई जा रही हैं। क्या बोला गया, अपनी पासवर्ड को ना बताएं किसी को, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखिए, किसी प्रकार के अजनबी ईमेल को खोलने से बचिए, ठीक है। गवर्नमेंट एंड द लॉ एनफोर्स एजेंसी आल्सो हैव अ रोल टू प्ले कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम। They can work on to strengthen the cyber security law, increase funding for the cyber security initiative and collaborate with the international pattern to investigate and prosecute cyber crimes।
ओवरऑल और पूरा अगर देखा जाए, साइबर क्राइम इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड एवरी इवॉल्विंग problem required a multifaceted approach. By taking the proactive measure, working together, we can reduce the threat cybercrime, protect ourselves and our community from its damaging effect. तो देखो भैया, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुल मिला के साइंस अब क्या कर रहा है, सरकार भी मदद कर रही है, कह रही है कि हम तुमको फंड देंगे साइबर सिक्योरिटी वालों को, अपने साइबर सिस्टम को सही करिए जिससे हम चोरों को पकड़ सकें और जिससे आम आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो वन पर आ जाइए। पैसेज में भैया बेस्ट डिस्क्रिप्शन, पैसेज में किसकी बात की गई है कि ह्यूमरस, क्या ये मजाकिया पैसेज था? नहीं। सरकास्टिक, ये किसी प्रकार की कोई तानेबाजी थी? नहीं। इन्फॉर्मेटिव, क्या इन्फॉर्मेटिव था, जानकारी दे रहा था? हाँ भैया, ये कैसा था? इन्फॉर्मेटिव। कन्फ्रंटेशन, आमना सामना कर रहा था? नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड, जानकारी दे रहे हैं बस, उसके अंदर लड़ाई झगड़ा तो हो नहीं रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्ट गिवन इन द पैसेज, पैसेज में इनमें से कौन सा फैक्ट दिया गया है वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई थेफ्ट कैन नॉट बी रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉस, क्या चोर को अगर नहीं पकड़ा जाए, चोर की अगर आइडेंटिटी नहीं मिले तो क्या उससे फाइनेंशियल लॉस होगा? ऐसा तो यहाँ पे कुछ चर्चा नहीं थी, फाइनेंशियल लॉस तो होना चाहिए। फिशिंग इज द टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन लॉकिंग, देखिए फिशिंग के अंदर आप लॉक नहीं करते हो विक्टिम का डेटा और उनसे रिश्वत नहीं मांगते हो, फिशिंग में रिश्वत नहीं मानी जाती है, सिर्फ लॉक कर दिया जाता है डेटा, वो नहीं मांगी जाती रिश्वत, वो तो रैंसम में मांगी जाती है। साइबर क्राइम ओनली अफेक्ट इंडिविजुअल नॉट बिजनेस, क्या केवल वो व्यक्ति को ही प्रभावित करता है कि बिजनेस को प्रभावित नहीं करता है? ये भी नहीं है, दोनों को करता है। नंबर 4 1 विल बी आंसर। हैकिंग क्या होती है? एक तरह का साइबर क्राइम है जो हैकर एक्सेस करता है कंप्यूटर की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। 88 पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, इनमें से कौन सा पैसेज का सही मूल अर्थ को बता रहा है या सही है? साइबर क्राइम इज अ प्रॉब्लम दैट ओनली इफेक्ट इंडिविजुअल एंड बिजनेस, साइबर क्राइम केवल प्रति एक ही व्यक्ति को और बिजनेस को नुकसान पहुंचाता नहीं, ये तो सभी को पहुंचा रहा है। साइबर सिक्योरिटी मेजर कैन नॉट बी अलोन प्रिवेंट ऑल फॉर्म ऑफ द साइबर सिस्टम, या साइबर सिस्टम से सभी तरह के साइबर क्राइमों से मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, साइबर सिक्योरिटी टाइट कर दोगे तो ये भी कैंसिल। रैंसम अटैक द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द साइबर क्राइम, रैंसम सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है साइबर क्राइम का? नहीं। साइबर क्रिमिनल्स यूज फिशिंग अटैक टू गेन एक्सेस टू द फाइनेंस इंफॉर्मेशन, फिशिंग के अंदर क्या करते हैं? केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी निकाल लेते हैं, रिश्वत नहीं मांगी जाती है उनसे। ठीक है, अब 89 पर आ जाइए। 89 क्या कह रहा है देखिए, इसके लिए क्या अप्रोप्रिएट टाइटल देना चाहोगे आप? तो मेरे हिसाब से तो अप्रोप्रिएट टाइटल यही होना चाहिए, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड देयर इफेक्ट, यही इसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, 90 89 90 पर आ जाइए। व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग में क्या होता है? फिशिंग में होता है, फिशिंग इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग पीपल, लोगों के साथ छल किया जाता है इनटू प्रोवाइडिंग परफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन और लॉगिन कार्डिनल्स। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर, यही होगा। ओ एम जी, एक और पैसेज, चलो भैया ये भी देखते हैं। ये थोड़ा छोटा पैसेज है, इसको भी अभी फ्री करता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करिए भैया, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। 3 2 1 क्लिक। चलिए, सस्टेनेबल यूटेंसिल, सस्टेनेबल का मतलब ऐसे यूटेंसिल जिनको हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, यूटेंसिल मतलब बर्तन, दोबारा से रिसाइकल हो सके, are providing to be the crucial tools for our collective effort toward the building a greener and more environmentally conscious world। देखिए, अब ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, उनको सदा हरा भरा धैर्य रहने दें। दीज यूटेंसिल्स ऑफन मेड फ्रॉम द रीन्यूएबल सोर्सेज सच एज द बैम्बू, प्लांट बेस्ड मटेरियल लाइक कॉर्न स्टार्च, ये दो चीज़ों से बने होते हैं ये बर्तन, या तो बैम्बू के बने होते हैं या कॉर्न स्टार्च के बने होते हैं। ऑफर अ माइरेड ऑफ बेनिफिट, जो क्या करता है? बहुत सारे लाभ देता है। फर्स्टली, पहला क्या दे रहा है? सस्टेनेबल यूटेंसिल्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आवर रिलायंस ऑन द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, तो ये क्या करते हैं? सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक का जो सिंगल यूज होता है उस पर आश्रित होने का की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास में कोई रिसाइकल वाले बर्तन हैं तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक कल्ट्रीज, अब आजकल देख रहे हैं कि प्लास्टिक के ही बर्तन आ रहे हैं, प्लास्टिक की, जैसे शादी पार्टी में जाएं तो दोने पत्तल आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं। Traditionally use the conveyance and the contribution to the vast amount of waste that ends up landfill oceans, polluting ecosystem and harming marine life।
देखो भैया, प्लास्टिक को यूज़ करोगे तो प्लास्टिक तो रिसाइकल नहीं हो सकती है, ज़्यादा अनडिस्ट्रॉयबल है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं आप। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, नदी या पानी के स्रोतों में फेंकते जाते हैं या ज़मीन के अंदर दफनाते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। बाय स्विचिंग द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स वी कैन मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डैमेज। जब हम एक सस्टेनेबल यानी ऐसे बर्तनों का निर्माण करते हैं जो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं और वो प्रकृति के हिसाब से ही हैं, यानी किसके बने हुए हैं, बांस के बने हुए हैं या कॉर्न स्टार्च के बने हुए हैं, तो हम प्रकृति को डैमेज होने से बचा सकते हैं। सेकेंडली, सस्टेनेबल यूटेंसिल्स आर बायोडिग्रेडेबल। जो बांस से बने हुए होते हैं या कॉर्न स्टार्च से बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकृति में घुल मिल जाते हैं। कंपोस्टेबल and meaning they can break down the natural over time. This ensure that even if they do end up landfills, they won't persist for century like plastic does. Instead, they return to the earth without leaving a lasting negative impact. These utensils can be used multiple times, further reducing a sustainable option, durable, washable, and making a viable long solution. अब सुनिए ध्यान से। देखिए, प्लास्टिक का जो बर्तन है, प्लास्टिक के जो दोनों पत्तल है, एक बार खाना खाया और खाने के बाद में उसको फेंक दिया, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन बैम्बू के जो बर्तन हैं दोबारा से आप यूज़ कर सकते हो, और अगर वो ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो आप अगर उनको ज़मीन में भी दफना दोगे तो बेटा वो खाद बना के देंगे, वो नुकसान नहीं करेंगे और वो हमारी प्रकृति के लिए अच्छे हैं। अब आ जाइए को 91 पर। 91 क्या कह रहा है, विच मटेरियल आर कॉमनली यूज टू सस्टेनेबल यूटेंसिल्स। किस मटेरियल की चर्चा की गई है, इसमें मतलब बांस और कॉर्न स्टार है जिसका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टार्च है। नेक्स्ट है 92, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन फोकस क्या है, द एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ द सस्टेनेबल यूटेंसिल्स। भैया ऐसे बर्तन बनाना जो प्रकृति को अच्छा रख सके, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द सस्टेनेबल यूटेंसिल। ऐसे इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो सस्टेनेबल यूटेंसिल यानी हम बार बार ऐसे यूटेंसिल ऐसे बर्तन का प्रयोग कर सकें जो प्रकृति के लिए अच्छे हों। इनमें से ऐसे कौन से बर्तन के बारे में, ऐसा कौन सा बर्तन है जो नहीं है। वुडन को हम रिकवर कर सकते हैं, तो ये तो है, ठीक है। ईडेबल यानी भोजन से संबंधित बर्तन आ जाए, ये ठीक है। प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक वाला हमारे प्रकृति के समतुल्य है, नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको नहीं वाला ही तो निकालना था, नंबर 3। बायोप्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जो घुल जाए, वो ठीक है, ठीक है, नंबर 3 हो जाएगा, फाइन। 94 पर आ जाइए, व्हाट डिस्टिंग्विश सस्टेनेबल यूटेंसिल्स फ्रॉम द प्लास्टिक कल्ट्री। प्लास्टिक कल्ट्री में से इनमें से कौन सा सस्टेनेबल यूटेंसिल है, अब ये बताओ भैया। दे आर मोर एक्सपेंसिव, क्या ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं, नहीं होते, सस्ते होते हैं। दे हैव लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। देखिए जो सस्टेनेबल यूटेंसिल्स है उनका प्रकृति के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी नहीं होंगे, कम प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2। 95 पर आइए, 95 क्या कह रहा है। 95 में आपको बताना है कि बेटा इनमें से कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है सस्टेनेबल यूटेंसिल्स का। देखिए भैया बताना है कौन सा नहीं है, ये वाला बड़ा टफ हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल, प्रकृति में घुल मिल जाएंगे, बिल्कुल ये तो है, ठीक है। रीयूजेबल, दोबारा यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलेंगे, बिल्कुल सही है। नॉन रिसाइकेबल, भैया इनको तो हम रिसाइकल कर सकते हैं, सस्टेनेबल यूटेंसिल को, प्लास्टिक को नॉन रिसाइकेबल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही बताना था आपको कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं। चलिए अब भैया हम लास्ट पैसेज पर आते हैं, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो थोड़ा सा स्पीड में मैं करूँगा। जो बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं वो लोग अपना सिलेक्शन चाहते हैं जब भी पहुँचे हैं यहाँ तक, नहीं तो कई बच्चे ऐसे हैं जो 4-5 मिनट का वीडियो देखा और फरार हो गए, फिर इंस्टाग्राम पे पहुँच गए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। बेटा जीवन में अगर नौकरी लगी है ना आपकी, रील्स से बाहर निकलो, रियलिटी को पहचानो। पेरेंट्स कितना मेहनत कर रहे हैं, और मैंने तो कई बच्चों को देखा है कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं फिर पढ़ते हैं। हम भी जॉब करते हैं, हम भी अपना पढ़ते हैं। और मैं एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम भी मेरा क्रैक है, लेकिन भैया मेरा मेंस क्रैक नहीं हुआ। साफ कहना, खुश रहना, है ना। ये एग्ज़ाम तो मैं क्रैक कर चुका हूँ, एटलीस्ट 3 से 4 टाइम मैं इसको क्रैक कर चुका हूँ, लेकिन मेरा मेंस नहीं निकलता बेटा, ठीक है। इन अ स्टडी, एक स्टडी में पता चला है द यूनिवर्सिटी ऑफ द कोलोराडो इन डेनवर ऑब्जर्व्ड अ ग्रुप ऑफ द नर्सेज हु विजिटेड द प्रेग्नेंट मदर्स। देखिए कोलोराडो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो डेनवर में उन्होंने एक
नर्स का एक ग्रुप बनाया था जो अध्ययन कर रही थी, किस पर अध्ययन कर रही थी, प्रेग्नेंट मदर्स के ऊपर। आफ्टर द वुमन गेव बर्थ, जब महिला बच्चों को जन्म दे देती है, द नर्सेज मेड द अप्रोक्सीमेटली 20 विजिट बिफोर द चिल्ड्रन टर्न टू 20 ईयर। 20 वर्ष का बच्चा, 2 वर्ष का बच्चा होने से पहले करीब वो 20 बार माता से मिलने के लिए आती हैं, बच्चे से मिलने के लिए। When the benefits of the children were studied, जब पता चलता है कि बच्चों के फ़ायदों के बारे में स्टडीड करते हैं, the researcher found that the children were emotionally less vulnerable to fear। देखिए बच्चे क्या होते हैं, डरते नहीं हैं ज़्यादा, वो लेस वनरेबल होते हैं डर से, नहीं डरते हैं। द चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज सूनर, भाषा को जल्दी सीख लेते हैं बच्चे। दे आल्सो हैड हायर मेंटल डेवलपमेंट स्कोर देन द कंट्रोल्ड ग्रुप विदाउट द नर्सेज सपोर्ट। देखिए भैया, नर्स की सपोर्ट से जो बच्चों का जन्म होता है, यानी कि जो बच्चे नर्स के देख रेख में रहते हैं या किसी की देख रेख में रहते हैं, तो वो बच्चों का डेवलपमेंट का स्कोर ज़्यादा है। द बेनिफिट टू द चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चों को इसका फ़ायदा भी होता है, बिकॉज द सिंपल इंटरवेंशन ऑफ द नर्सेज सपोर्ट वर एब्जॉर्ब इवन 15 ईयर्स लेटर। तो देखिए इसके बाद में बच्चों के और बेनिफिट्स को भी वो पढ़ते हैं कि भाई बच्चे की कैसे ग्रोथ होती है 15 साल बाद में भी, जब नर्सेज आती हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि भाई इनमें क्या ग्रोथ हुई है क्या नहीं हुई। 96 में देखिए इसमें जो पहला वर्ड दिया वो अनससेप्टिबल, इसका मतलब हो जाएगा यार और क्या होना चाहिए, अनससेप्टिबल यानी कि जो क्या हो कि जो सुरक्षित हो, कैसा हो, सुरक्षित हो, ठीक है। जो असंवेदनशील हो, असंवेदन नहीं ये नहीं बने, असुरक्षित ही ठीक है, जिसका मतलब क्या सुरक्षित हो, जिस पर कोई शक नहीं किया जाता। ससेप्ट का मतलब क्या होता है कि जिसको नुकसान पहुंचाना है, जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब सभी को मालूम है लगभग होता है, पेपर में आता है ना लगभग मेरे इतने मार्क्स बन जाएंगे, अप्रॉक्स मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर क्या करना बेटा, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास होता है। और वनरेबल का मतलब क्या होता है बेटा, असुरक्षित, असुरक्षित, ठीक है। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, सुरक्षित का क्या बनाना है, असुरक्षित बनाना। क्लियर। 97 पर आइए, क्या बता रहा है, पैसेज जो है वो किस तरह का था, एक्सपोजिटरी था, यानी लोगों को बारे में बता रहा था, जानकारी दे रहा था। वर्गीकरण नहीं कर रहा था, क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा था, डिस्क्रिप्शन नहीं था, जैसे अभी हम लोगों ने साइबर क्राइम का पढ़ा तो देखो कितना बड़ा डिस्क्रिप्शन था, नहीं ये तो छोटा है। नैरेटिव क्या, इसमें दो लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, नहीं ऐसा, एक्सपोजिटरी था, सीधा अप टू द मार्क बात की जा रही थी। इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन 1। अरे 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 रुक जाओ कंप्यूटर महाराज, थोड़ी देर और रुक जाओ, पढ़ाने ही दो अब अच्छे से ही बच्चों को। 98 पर आइए, सुटेबल टॉपिक बता दीजिए, क्या होगा सुटेबल इसका, सोशल सपोर्ट एंड इट्स बेनिफिट, सोशल सपोर्ट और उसके लाभ, यही इसका प्रॉपर हमारे पास में टाइटल बनना चाहिए, क्योंकि नर्स क्या थी, सोशल सपोर्ट थी। 99, व्हाट कैन बी वन इन्फर इन द पैसेज, पैसेज के अंदर किसके बारे में चर्चा बोली गई है, द कम्युनिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑफरिंग द सोशल सपोर्ट टू द मदर। अगर हमारे समाज में जो समाज है अगर नर्सिस को सपोर्ट करता है, यानी मदर को, जब बच्चे ने जन्म लिया है, देखिए पहले जब बच्चों की माता की इतनी ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब बच्चों के लिए भी डॉक्टर है, माता के लिए अलग डॉक्टर है, पहले तो एक ही डॉक्टर होता था ऑलराउंडर। तो अभी क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई सुटेबल आंसर। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं। कल बेटा मैं सेट नंबर 3 के साथ में मिलूंगा, रात को 9 बजे मिलूंगा, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी एसएससी स्टेनो के लिए, ठीक है। चलिए अभी इसका आंसर और चेक कर लेते हैं, 100 का क्या आंसर आ रहा है। 100 में बोला गया है विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो पैसेज को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। प्रेग्नेंट वुमेन आर इमोशनली लेस वनरेबल टू फियर, ये नहीं था। नर्सेज शुड विजिटेड द प्रेग्नेंट मदर रेगुलरली, इसमें अभी इतना कुछ क्लियरली नहीं मिल रहा है। स्टडी ऑन द नर्सेज हैज इम्पैक्ट द आफ्टर 15 ईयर, ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में इतना ही था बेटा, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसमें एक पॉइंट के बारे में मैंने चर्चा की है। कल मैं एक नए सेट के साथ में आऊँगा, सेट नंबर 3 के साथ में। तो जब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।